नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नशा तिवारी। देवभूमि की तमाम बड़ी खबरों का रुख कर लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश कर दिया। लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट 2026 को यहां पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। बजट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया। सीएम ने पीएम और वित्त मंत्री का आभार जताया है। लोकल से ग्लोबल की सोच को विस्तार मिलेगा, ये सीएम धामी का कहना है। सीएम ने बजट को विकास और विश्वास का दस्तावेज भी बताया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से लगातार 9वीं बार प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट 2026 को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने, लोकल से ग्लोबल की सोच को आगे बढ़ाने और हर वर्ग के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करने वाला ये बजट है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और ये बजट उस उपलब्धि को और विस्तार देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में पर्वतीय राज्यों की जरूरतों को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र के साथ समन्वय बनाकर इन योजनाओं के प्रभावी इंप्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला ये बजट भारतवासियों की आशा अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। और साथ ही जो भारत एक महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, उसको और विस्तार देने वाला बजट है। इसके साथ साथ लोकल से ग्लोबल बनने का बजट है। तो वही बजट 2026 में पर्यटन को वर्ल्ड क्लास बनाने पर भी फोकस किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना की घोषणा भी यहां पे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। नैनीताल में पर्यटन कारोबारियों में बजट को फायदेमंद बताया। बजट में टूरिज्म के लिए कई अहम प्रावधान रखे गए हैं। बजट 2026 में पर्यटन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान, कई बड़ी घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना की घोषणा की है। ये संस्थान मौजूदा होटल मैनेजमेंट काउंसिल को अपग्रेड करके बनाया जाएगा, जो होटल और आतिथ्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग और मानक तय करेगा। बजट को नैनीताल में पर्यटन कारोबारियों ने पर्यटन के लिए लाभदायक बताया। नेशनल लेवल पर अगर हम देखें, जो अनाउंसमेंट बजट में जो है, नेशनल लेवल पे जो एक बड़े मैक्रो लेवल पे जो अनाउंसमेंट हुआ है, उसमें यह है कि इसमें 3 चीज़ें हैं टूरिज्म के लिए। पहली चीज़ तो यह है, इन्हें जोड़ दिया है प्रोफेशनल ये गाइड्स की प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जो है, IIM से टाई अप करके ये लोग शॉर्ट टर्म कोर्सेज चलाने वाले हैं, जिससे गाइड्स को जो है यहाँ के इसके ये हॉस्पिटैलिटी के बारे में और मैं ये आपके एटिकेट्स, नॉलेज, टूरिज्म, कल्चर, ये सब इन्फॉर्मेशन देने के बाद में, ताकि वो लोग जो टूरिस्ट यहाँ पे हैं उनको गाइड कर सकें टूरिस्ट प्लेसेस में। और शुरुआत में 20 जगह पे होने हैं, अभी जो शायद जगह आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं, लेकिन इसमें लिखा है कि 20 मेन टूरिस्ट सेंटर्स में अभी ये इंस्टीट्यूट बनने वाले हैं, जहाँ शॉर्ट टर्म कोर्सेज होंगे हाइब्रिड मोड में, मतलब ऑनलाइन भी होंगे, ऑफलाइन भी होंगे। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, इसमें ये करने वाले हैं कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी सेटअप होने वाला है, नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट जो है। देखिए, जितना आज अभी बजट आया ही है, जितना हमें समझ आया, जितना हमने पढ़ा है, उस हिसाब से पर्यटन क्षेत्र में तो हमें ऐसा कुछ विशेष दिखता नहीं है। और उम्मीदें हमें बहुत थी कि हिमालयन स्टेट्स के लिए कि कुछ हमको बेनिफिट्स मिलेंगे, टैक्सेस में मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सीजनल काम होते हैं। बजट में एक चीज़ हमें ये देखने को मिली है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, उसमें इनने 1 लाख करोड़ का बढ़ोतरी की है बजट में। तो उसका अगर हमें अंश उत्तराखंड में भी मिलेगा, तो जैसे हमारी कनेक्टिविटी की बहुत प्रॉब्लम्स हैं, रोड्स की हालत बहुत ख़राब है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमारी पार्किंग्स हो रहे हैं, जितने भी नए डेस्टिनेशंस वगैरह कर रहे हैं, उसके लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ पैसा यहाँ पे स्टेट्स में
हमें उत्तराखंड में चूंकि चुनाव भी हैं 2027 में, उम्मीदें बहुत हैं कि ये पैसा यहाँ खर्च होगा। तो वहीं उत्तराखंड में हिंसा का अखाड़ा बनी है रविदास जयंती की शोभा यात्रा। जी हां, रुड़की में शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों में भिड़ंत हो गई। शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी के बाद जमकर हंगामा देखने को मिला। शोभा यात्रा खत्म होने के बाद सामने आए दो पक्षों में फायरिंग के बीच एक शख्स की मौत हो जाती है। कई लोग इस विवाद में घायल होते हैं। हरिद्वार जनपद के भगवानपुर में रविवार को रविदास जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही शोभा यात्रा हिंसा अखाड़ा बन गई। शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों में फायरिंग और पथराव की घटना सामने आई है। वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। इसमें एक युवक की मौत हो गई है, जबकि कई लोग के घायल होने की खबर जो है वो भी सामने आ रही है। वारदात की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली, जिसके बाद आनन फानन में प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल को घटनास्थल पर तैनात किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और उनकी धरपकड़ में पुलिस जुट चुकी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है रविदास जयंती के इस खास मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन शोभा यात्रा अचानक से अखाड़े में तब्दील हो जाती है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रुड़की का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रुड़की में इस वक्त तनाव का माहौल बना हुआ है। भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो वही देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे शोभा यात्रा निकाली गई और शोभा यात्रा के दौरान यहां पे दो गुटों के बीच भिड़ंत हो जाती है, जमकर मारपीट होती है। तो वही दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, इस विवाद में, इस हंगामे में एक शख्स की मौत हो जाती है। साथ ही साथ कई लोगों के घायल होने की खबर जो है वो भी सामने आई है। भारी पुलिस बल की तैनाती इलाके में कर दी गई है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम की। रुड़की में इस वक्त तनाव का माहौल बना हुआ है। रविदास जयंती के इस खास मौके पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन तभी दो पक्षों में जमकर विवाद होता है, मारपीट होती है, फायरिंग होती है, जिसके चलते एक शख्स की मौत हो जाती है, एक युवक की मौत हो गई है और कई लोगों के घायल होने की खबर जो है वो भी सामने आई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती इलाके में कर दी गई है। तो रुड़की में इस वक्त तनाव का माहौल बना हुआ है। शोभा यात्रा में दो गुटों में आपस में विवाद हो जाता है और यहां पे जमकर पत्थर चलते हुए भी नजर आ रहे हैं। हंगामे के बाद जो उपद्रवी थे वो मौके से फरार हो जाते हैं, लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। इन 3 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको इस पूरी घटना को समझाने का प्रयास करेंगे। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से रविदास जी की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन अचानक से यहाँ पे हालात जो है बिगड़ जाते हैं और ये जो शोभा यात्रा है ये अखाड़े में तब्दील हो जाता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड शोभा यात्रा में हिंसा देखने को मिली। शोभा यात्रा में 2 गुट जो है आपस में भिड़ जाते हैं। हंगामे के बीच फायरिंग भी चलती है और हिंसा के बाद अभी तनाव का माहौल इस इलाके में बना हुआ है। तो आपको बता दें, छतों से, घर की छत से ईंट पत्थर चलते हुए भी नजर आए और इस पूरे घटनाक्रम में एक युवक की मौत हो गई। कई सारे लोगों के घायल होने की खबर जो है वो भी सामने आ रही है और तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती इलाके में कर दी गई है। शोभा यात्रा में 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं और घरों की छत से जमकर ईंट पत्थर चलते हुए भी नजर आते हैं। तो उत्तराखंड शोभा यात्रा में हिंसा होती है और शोभा यात्रा में 2 गुट आपस में भिड़ जाते हैं और हंगामे के बीच फायरिंग भी देखने को मिलती है। तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रवेश राय रुड़की से जुड़ चुके हैं। प्रवेश, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जहां पे रुड़की में अचानक से शोभा यात्रा अखाड़े में तब्दील हो जाती है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? बता दो कि रुड़की स्थित भगवानपुर स्थित बनारसी गांव में जिस तरीके से देखा गया कि बीते दिन शोभा यात्रा जब निकाली जा रही थी तो शोभा यात्रा में तुरंत ही जिस तरीके से निकलते ही वहां पर तनातनी का माहौल देखने को मिला, जिसके तत्पश्चात पुलिस ने वहां पर जल्दी से शोभा यात्रा को संपन्न कराने की ओर अग्रसर किया। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा था कि तनातनी का माहौल कहीं ना कहीं आपस में बढ़ता जा रहा था, तो जिस वजह से पुलिस ने तुरंत ही यात्रा को संपन्न कराया और जल्द से जल्द यात्रा संपन्न होने के बाद जब प्रसाद वितरण का वक्त आया तो 2 गुट आपस में भिड़ गए और दोनों गुटों के भिड़ने के बाद जिस तरीके से देखा गया कि एक गुट जो था वो दूसरे गुट के व्यक्तियों को उठा करके लेकर चला गया और खेत में उन्होंने गोली मार दी और दूसरे व्यक्ति का जिस तरीके से रात को वहां पे देर रात्रि वहां पे एक शव खेत में दूसरे व्यक्ति का मिला। तो जो शोभा यात्रा के दौरान इस तरीके से देखा गया तो पुलिस की वहां पे जो मौजूदगी थी वहां पे ज्यादा कर दी गई, पुलिस बढ़ा दी गई। पुलिस पूरी रात वहां पर कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि पुलिस बल
जो वहां पे ज्यादा है, और लगभग अब ये समझ सकते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों पर अज्ञात व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन देर रात्रि पुलिस ने दबिश देकर के लगातार वहां पर जो है 15 से 20 लोगों को हिरासत में भी लिया है। लेकिन जो अभी तक जो मामला नजर में आया है, जो सामने आया, वो ये सामने आया कि पुरानी इन लोगों की, दोनों गुटों की आपस में कोई रंजिश थी, जिसका बदला शोभा यात्रा के दौरान इन्होंने लिया। लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि लगातार इस तरीके की स्थिति पैदा होना, हरिद्वार में कहीं ना कहीं एक आए दिन कहीं ना कहीं गोली चल जाना, इस तरीके से बिल्कुल। सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल भी खड़े कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से कल शोभा यात्रा निकलनी थी, शोभा यात्रा की पहले ही परमिशन इस तरीके से ली गई थी, और शोभा यात्रा की परमिशन लिए जाने के बाद अगर इस तरीके से एक लगातार जो देखा गया वहां पर की मृत्यु हो गई, लगातार इसमें ये भी देखा गया कई लोग ऐसे हैं जो घायल हैं, और अभी भी वहां पे तनातनी का माहौल बना हुआ है। एक दूसरे में आपस में घरों में से भी ये लगातार देखा जा रहा है, कोई गाली गलौज, इस तरीके से अभद्र टिप्पणियां भी की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था बनाने की ओर अग्रसर है, लेकिन अब देखना होगा कि ये मामला कब तक शांत हो पाएगा, क्योंकि अभी तक बिल्कुल। कहीं ना कहीं ये समझ सकते हैं कि जो घटना हुई है 12 से 16 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी जो इलाका है वो पूरी तरह पुलिस ने चप्पे चप्पे पर निगरानी बनाई है, पुलिस पूरी तरह से मौजूद है। लेकिन इस तरीके से एक ही समुदाय के दो गुट आपस में भिड़ करके यहाँ पर ये समझ में आता है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है, इस पर लगातार सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। जिले में कहीं ना कहीं लगातार ये भी देखा जा रहा है, कभी किसी और कहीं ना कहीं लगातार गोली प्रकरण, कहीं गोली कट चल जाती है, कहीं पुलिस की सुरक्षा घेरा में गोली चल जा रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार ये भी पुलिस पर एक बड़े सवाल खड़े करता है कि ऐसी क्या बिल्कुल। पुलिस की व्यवस्था है जिस वजह से लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे बिल्कुल, हैं। क्योंकि शोभा यात्रा में अचानक फायरिंग हो जाना ये बड़ी घटना। हमने वीडियो के माध्यम से भी दर्शकों को दिखाया कि किस तरीके से रविदास की जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन अचानक से ये शोभा यात्रा जो है अखाड़े में तब्दील हो जाती है। प्रवेश, यहाँ पे एक सवाल और भी है, ये हिंसा क्यों हुई, क्या कारण रहा, कुछ पता चल पाया? पुलिस की तरफ से कुछ बयान सामने आया, उपद्रवियों की पहचान हो पाई है क्या? जी सर, इस तरीके से देखा गया कि ये जो मामला सामने आया, पुलिस की जो प्रथम दृष्टि है उसमें ये नजर में आया है कि जो दो गुट हैं इन लोगों का आपस में कई साल पहले ये दो बच्चों की आपस में लड़ाई को लेकर के हुआ था। और आप ये समझ सकते हैं कि निशा दो बच्चों की आपस में, एक छोटे बच्चों की लड़ाई को लेकर के आज ये झगड़ा है वो इस कदर बढ़ गया है कि दो मृत्यु हो गई है। और जो बीते दिन जो दो लाशें मिली हैं, एक की सिर पर लगातार जो देखा गया कि गोली मार दी गई, कि गोली मार के डायरेक्ट सिर पर लगाकर गोली मार दी गई। उसके बाद देर रात जब पुलिस ने वहां पे चप्पे चप्पे पर अभियान चलाया, सघन चेकिंग अभियान चल रहा था, तो एक व्यक्ति का जो शव है वो खेत में मिला। तो पुलिस ने साफ तौर से ये स्पष्ट किया है कि जो भी घटना से संबंधित लोग हैं, जो भी जुड़े हुए लोग हैं, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार इस तरीके की जिले में घटना होना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था पर तो सवाल खड़े ही करती है, क्योंकि जैसा कि आपने प्रवेश यहाँ पे बताया कि काफी टाइम से दो पक्षों के बीच ये आपसी विवाद बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चों को लेकर ये विवाद होता है। अब बच्चों का विवाद यहाँ पे इतना ज्यादा हिंसक रूप ले लेता है कि दो लोगों की मौत हो जाती है, कई सारे लोगों के घायल होने की खबर जो है सामने आ रही है। लेकिन अभी तक पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम है उपद्रवियों को पकड़ने में, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि एक दिन का समय बीत चुका है, 24 से 72 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जी निशा, जिस तरीके से कल शोभा यात्रा निकाली गई थी, शोभा यात्रा के बाद ये प्रसाद वितरण के वक्त जो है ये घटना हुई, और प्रसाद वितरण करने के बाद जब ये घटना सामने आई तो लगभग अभी तक जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 12 से 16 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक 15 से 20 लोगों को हिरासत में लिया है। अब ये देखना होगा कि पुलिस किस तरीके से स्पष्ट करती है। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल है, और ये भी साफ तौर से देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर घरों के छत पर से लोगों ने वीडियो बनाई है कि किस तरीके से झड़प हो रही है, और लगातार झड़प सामने आई है। तो देर रात्रि पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, और लगातार जो है पुलिस वहां पर स्पष्ट कर रही है और दबिश भी दे रही है। लेकिन इस तरीके का एक लगातार जिले में खड़ा होना, तो कहीं ना कहीं ये भी एक स्पष्ट देखा जाएगा कि लगातार जब पुलिस से इस तरह की सूचना भी दी जाती है और इस तरीके की कोई शोभा यात्रा निकालनी होती है, तो पुलिस द्वारा परमिशन भी ली जाती है, मजिस्ट्रेट से परमिशन भी ली जाती है। परमिशन लेने के बाद ऐसी कितनी पुलिस बल थे, ऐसी क्या वजह रही जिस वजह से पुलिस इन लोगों को रोक पाने में नाकाम रही? जी ठीक है प्रवेश, आप नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले में। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं उत्तराखंड के कोटद्वार में दुकान के नाम पर हंगामा हो गया। बाबा दुकान विवाद में एक नया मोड़ जो है सामने आ चुका है। बीच बचाव करने वाले दीपक के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। दीपक के खिलाफ हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। हिंदू नाम से मुस्लिम की दुकान को लेकर ये पूरा विवाद जो है बताया जा रहा है। दरअसल पूरा विवाद 28 जनवरी को हुआ था, जब कुछ हिंदू संगठनों ने मुस्लिम युवक की दुकान के नाम पर आपत्ति जताई थी। मुस्लिम युवक ने अपनी दुकान का नाम बाबा ड्रेस रखा था, जिस पर हिंदू संगठनों के लोगों को आपत्ति थी।
इस पूरे विवाद में दीपक मुस्लिम युवक के पक्ष में दिख रहा था। इस दौरान उसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया था, जबकि उसका असली नाम दीपक कुमार है। तो बाबा दुकान विवाद में नया मोड़ जो है सामने आ चुका है। दीपक के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हिंदू संगठन को इस दुकान के नाम को लेकर आपत्ति थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। बीच बचाव करने वाले दीपक के खिलाफ यहाँ पे एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। उत्तराखंड के कोटद्वार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 28 जनवरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पे दीपक नाम के शख्स ने अपनी दुकान का नाम बाबा ड्रेस रखा था, जिसके बाद हिंदू संगठनों को इस नाम से आपत्ति थी। तो बाबा तो 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने है ना, आपने जो नाम है तुम्हारा, वही नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। कोटद्वार के आप? मैं कोटद्वार का, तुझे नाम से क्या लेना मेरा? जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हिंदू मुसलमान को लेकर किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। तो वही कोटद्वार के बाबा विवाद में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो राहुल गांधी, दीपक संविधान और इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में दुकान के नाम में बाबा शब्द को लेकर चल रहे विवाद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। विवाद के दौरान खुद को मोहम्मद दीपक बताने वाले युवक के समर्थन में राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया है। ये पोस्ट आप भी देखिए। उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं, वो संविधान और इंसानियत से लड़ रहे हैं। तो अब इस केस में और इस पूरे मामले में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है और राहुल गांधी दीपक के पक्ष पर मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट साझा किया और उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि दीपक संविधान और इंसानियत से लड़ रहे हैं और ये भी कहते हुए नजर आए कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। तो कोटद्वार के बाबा विवाद में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर ये बड़ी बात कही और यहाँ पे राहुल गांधी दीपक के समर्थन में उतरे हैं। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि दीपक भारत के हीरो हैं, वो संविधान और इंसानियत से लड़ रहे हैं। तो 28 जनवरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जहां पे दीपक को धमकियां मिल रही थी। तो देखिए पूरे विवाद की टाइमलाइन हम आपको एक एक करके बता देते हैं। बाबा नाम हटाने का दबाव बना, जिम मालिक दीपक ने विरोध किया, भीड़ से तीखी बहस भी यहाँ पे होती है। जिम मालिक ने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होता है और दीपक को धमकियां भी मिलती है और अचानक से दीपक के घर पर यह भीड़ पहुंच जाती है। पुलिस ने भी इस पूरे मामले में दखल दिया और दुकानदार की शिकायत पर एफआईआर भी दर्ज कर दी है। 26 जनवरी दुकान पर भीड़ पहुंची, मुस्लिम दुकानदार को धमकाया गया। बाबा ड्रेस नाम से ये दुकान यहाँ पे दीपक मोहम्मद ने खोला था, जिसके बाद हिंदू संगठनों को इस नाम से आपत्ति थी। हिंदू संगठन का ये कहना था कि जब ये मुस्लिम युवक है तो बाबा ड्रेस के नाम से अपनी दुकान क्यों खोली। हालांकि कोटद्वार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बाबा विवाद में अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर सीधे तौर पे ये कहा कि दीपक उत्तराखंड के, भारत के हीरो है।
तो मेरे साथ करण महारा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस उत्तराखंड, जुड़ चुके हैं। करण जी, यहाँ पे बाबा विवाद जो है अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस पूरे विवाद में, इस पूरे मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, कोई भी धर्म है उसमें करुणा, प्रेम, क्षमा, यही सब कुछ सिखाया जाता है जी। और सेवा सिखाई जाती है। कोई धर्म ये नहीं कहता किसी से घृणा करो, किसी पे मारपीट करो या कहीं जुल्म करो। सारे धर्मों में यही कहा गया कि सेवा करें। यहाँ तक कि हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, ये तो सांप की पूजा नागराज के रूप में करता है, कुत्ते की पूजा भैरव के रूप में करता है, मछली की पूजा हम लोग करते हैं, हम लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, पर्वतों की पूजा करते हैं, गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ के रूप में हम, नर्मदा माँ के रूप में हम नदियों की पूजा करते हैं। तो एक जीव और हर जीव के ऊपर करुणा करने के लिए हमारे धर्म में सिखाया जाता है। तो ये इस समय दीपक ने जो काम किया है वो उसी धर्म का पालन किया है, सनातन धर्म का। और अन्य धर्मों में भी मुझे लगता नहीं कि नफरत सिखाई जाती होगी। तो अधूरा ज्ञान लेकर कुछ लोग चल रहे हैं। कल मैं देख रहा था कई किस्म की बांग्लादेश इधर उधर की बातें लोग कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि यहाँ वो लोग माइनॉरिटी में हैं तो आप लोग अहिंसक हैं, और जहाँ हमारे हिंदू लोग माइनॉरिटी में है तो वहां भी अगर इस तरीके की हिंसा हो रही तो हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम अपने यहाँ जो कम संख्या में लोग उनको मार रहे हैं। हम कैसे भूल जाते हैं कि अब्दुल हमीद ने अपनी जान को खत्म करके पाकिस्तान के 5 पैटर्न टैंक्स को जो अमेरिका ने दिए थे उनको तोड़ने का काम किया। हम उनके ड्राइवर अन्ना हजारे की तो जय जयकार करते हैं, लेकिन हम अब्दुल हमीद का नाम लेने में हमको हिचक होती है। तो ये बहुत सारी चीजें हमको समझ, जिस देश में प्रेम होगा, जिस देश में आपसी एकता होगी, वो देश तरक्की करता है। और मैं ये मानता हूँ कि हर पढ़ा लिखा इंसान जो थोड़ा भी जागरूक है वो इन सारी घटनाओं के खिलाफ होगा। और निश्चित ही दीपक जैसे लोगों को सामने आना चाहिए, और भी दीपक होंगे और वो हिचकते हैं। लेकिन आज एक चीज सुनी है कि दीपक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है, जो बहुत ही गलत है। और मैं मानता हूं कि धामी जी को इस पर पुनर्विचार एक बार करना चाहिए। बिल्कुल करण जी, क्योंकि यहाँ पे जाति धर्म से उठकर सबसे पहले हम एक इंसान है। लेकिन यहाँ पे ये जो विवाद है, ये बताया जा रहा है कि बाबा ड्रेस, यहाँ पे दीपक ने अपनी दुकान का नाम रख दिया था, जिसके बाद जो हिंदू संगठन थे वो आक्रोशित थे। उनका ये कहना था कि ये दीपक मोहम्मद जो है ये मुस्लिम युवक है, लेकिन इसने अपनी दुकान का नाम बाबा ड्रेस नाम से क्यों रखा? देखिए, ये गलत है। हमारे यहाँ फूलसा बाबा की मजार है, हमारे यहाँ कल्लू सैयद बाबा की मजार है, भीमराव अंबेडकर जी को भी बाबा भीमराव अंबेडकर कहा जाता है, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो ये किसी की कोई किसी के की बपौती थोड़े ना है भाई। कोई कुछ नाम रख रहा है, उसमें नाम से क्या है, काम वो क्या कर रहा है वो देखना चाहिए। 30 साल से वो सेवा कर रहा है। ये दीपक ने अपना नाम जो रखा वो उसमें क्या गलत है? वो आदमी आज कर तो रहा बाबा जैसा काम। बाबा होते खुद तो वो भी रक्षा करते दूसरे व्यक्ति की। मनुष्य देखिए, जो धर्म जानवरों की तक रक्षा करने की बात करता है, जानवरों पर दया करने की बात करता है, वो धर्म किसी मनुष्य को मारने की इजाजत कैसे दे सकता है? अगर ऐसे होता तो भगवान राम जो हैं वो क्या कहते हैं, रावण को मार देते सीधे। उन्होंने क्यों संधि के लिए पहले बाली को भेजा, हनुमान जी को भेजा, संधि करने की कोशिश की? नहीं तो भगवान राम तो जब तीर से समुद्र के इस तट से उस तट में उसका मकुट गिरा सकते हैं, हीरे को की चमक को देखते हुए, उसकी नाभि में तीर यहाँ से मार के ही युद्ध को समाप्त कर सकते थे। लेकिन ईश्वर भगवान ने भी संधि करने की कोशिश, क्योंकि हिंसा कोई सही रास्ता नहीं है, ये भगवान राम ने सिखाया। और जो भगवान राम का नाम लेकर आज राजनीति कर रहे हैं, उनको बताना चाहिए बनारस में इतने मंदिर टूट रहे हैं, इतने लिंग तोड़ रहे हैं, इतनी पुरानी 18वीं सदी की रानी हमारी जो थी उनके द्वारा बनाए गए और जीर्णोद्धार किए गए मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। कर्ण की जो है वो जो है घाट है जहाँ भगवान शिव तारक मंत्र पढ़ के लोगों को मोक्ष प्राप्त प्रदान करते हैं, उसको तोड़ा गया है। इन चीजों में ये लोग कहाँ चले जाते हैं? बिल्कुल ठीक है। करण महाराज जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, चल लौटेंगे।